हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ सिंगलेट रेजोनेंसेस ऑब्जर्व्ड इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो हमारे पास क्या गिवन है, Me3C, मतलब इस कार्बन के साथ अटैच्ड है 3 मिथाइल इस तरह से। इसके साथ अटैच्ड है कार्बोनिल और इसके साथ NMe2, मींस बेसिकली ओवरऑल ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास गिवन है अमाइड। दिस इज अमाइड। ठीक है, अब हमें पता है अमाइड में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा और हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। मिथाइल मिथाइल तो एज इट इज है, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है O नेगेटिव, यहाँ पे है डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, Me एंड Me। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हमने ये क्यों ड्रॉ की, जस्ट टू शो कि ये जो तीनों मिथाइल्स हैं ये तो एक टाइप के हैं, ये तो इक्विवेलेंट है, बट ये जो दो मिथाइल्स हैं ये दोनों आपस में डिफरेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो ये मिथाइल है इसको हम अगर ए नाम दे तो ये बी होगा और ये तीनों मिथाइल जो होंगे वो सी होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का नेचर डिफरेंट है। इसको और अच्छे से समझना है तो इसको इस तरह से देखो कि इस कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड पे फोकस करना। यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है मिथाइल, और यहाँ पे इसके साथ एक जगह अटैच्ड है O नेगेटिव और एक जगह यहाँ पे है Me3। अब यहाँ पे जो O नेगेटिव के साथ जो है इसके सिस में जो है वो A टाइप है, और इस O नेगेटिव के जो ट्रांस में है वो B टाइप है, बिकॉज अगेन डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और ये जो तीनों मिथाइल्स है इनका नेचर एक ही है, तो ये C टाइप है। तो हमारे पास टोटल जो 1H NMR के सिग्नल्स मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 3। और ये सारे कैसे होंगे, सिंगलेट होंगे, बिकॉज कोई भी एक दूसरे को एक दूसरे को स्प्लिट नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इनके नेबर्स में ऐसा कोई क्योंकि इनके नेबरिंग पोजीशन पे कोई प्रोटॉन नहीं है। अब जैसे इसको देखोगे तो इसके नेबर में नहीं है, इनको देखोगे तो इसके नेबर में प्रोटॉन नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास 3 सिंगलेट्स मिलेंगे। तो ये NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन था गेट 2014 का, जिसका आंसर है 3। तो जब भी हमारे पास अमाइड आए तो हमें क्या करना है, हमें एक पॉसिबिलिटी रेजोनेंस के दिमाग में लेके चलनी है कि रेजोनेंस होगी, और अगर रेजोनेंस होगी तो डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, जिसकी वजह से ये जो दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके वो नॉन इक्विवेलेंट होंगे। चाहे दोनों मिथाइल हैं, दोनों नाइट्रोजन से अटैच्ड है, बट स्टिल एक इसके सिस होगा इस तरह से और एक इसके ट्रांस होगा, तो इनका नेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे 3 सिग्नल्स आएंगे। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। अब जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स दिए हो तो हमें दो पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखनी है, पहली तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, हमें इन दोनों को एक पॉसिबिलिटी, इन दोनों को लेके चलना है। ज्योमेट्रिक का मतलब होता है सिस्ट्रॉन्स या फैक्मर, सिस्ट्रॉन्स या फिर फेशियल मेरिडोनियल, या फिर ऑप्टिकल में हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का रिलेशनशिप है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मतलब कोई ऐसा अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि अगर कोई ऐसा जो अरेंजमेंट है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, तो वहां पे हमारे पास एनेंशियोमर्स की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, और कभी भी अगर हमारे पास इन जनरल अगर हमारे पास सिर्फ इतना पूछो नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों लेके चलने हैं। ठीक है, अब हम इसी पे फोकस करते हैं। हमारे गिवन जो है वो कॉम्प्लेक्स पे, दिस इज कोबाल्ट En2। En क्या है, इथाइलिन डायमीन है, और हमारे पास है Cl2। यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल एटम है। इथिलीन जो है वो इथिलीन जो है वो बाइडेंडेट लिगेंड है और दो क्लोरीन्स है। तो हमारे पास इथिलीन क्या होता है, अगर मैं इथिलीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, सो दिस इज CH2 NH2 NH2। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर है, ये डोनर एटम का काम कर रहा है, और एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम्स हैं। तो ये हमारे पास जो लिगेंड है वो कैसा है, ए टाइप ऑफ लिगेंड है, ये यू कैन से बाइडेंडेट लिगेंड है, जिसके दोनों जो डोनर एटम्स है वो आइडेंटिकल है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है इथिलीन डायमीन और ये है इथिलीन डायमीन, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ट्रांस हो सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में सिस होंगे। यहाँ पे है इथिलीन डायमीन और ये है इथिलीन डायमीन, यहाँ पे होगा ClCl। तो ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया। अगर क्वेश्चन में आता है कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ, तो वो तो दो होते, एक होता है ट्रांस, एक होता है सिस।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे, इथिलीन डायमिन जो है वो ऑपोजिट साइड पे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। द रीजन बीइंग इज कि इथिलीन डायमिन बाइडेंटेट है और ये मोनोडेंटेट है, तो टोटल हमारे पास कितने 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन साइट्स होगी। अगर हम ट्रांस को देखेंगे तो ट्रांस में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब है जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम सिस को देखेंगे तो सिस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिस में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये इसका एनेंशियोमर एग्जिस्ट करेगा, इसकी मिरर इमेज होगी जो कि इस पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ठीक है, अगर मिरर इमेज देखनी है तो उसको देखो इस तरह से होगा, इसकी मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कोबाल्ट, यहाँ पे है Cl Cl N N N N। ठीक है, ये इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने टोटल आइसोमर्स हुए हमारे पास, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो हमारे पास टोटल 3 आइसोमर्स हुए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अगर कोई ऐसे सोचे कि यहाँ से प्लेन पास कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ से कोई प्लेन नहीं पास करेगा बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर है। अगर इसे 3D में इमेजिन करोगे तो यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 जो है वो टोटल आइसोमर्स होंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसको बस 3D में इमेजिन करना, बिकॉज अगर इसे ऐसे देखोगे तो इट माइट सीम कि यहाँ पे कोई प्लेन है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question states when one CO group is replaced by PPH3 in CrCO6, which one of the following statement is true? 4 हमें statements given है based on कि CrC की bond length पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और CO bond length पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। गेट 2015 का क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमियम है उसके साथ जो है इस तरह ऑक्टाहेड्रली 6 कार्बोनिल्स अटैच्ड है। अगर हमने किसी एक कार्बोनिल को रिप्लेस कर दिया PPH3 से तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं PPH3 के नेचर की बात करूं तो जो PPH3 होता है वो एज कंपेयर टू कार्बोनिल दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर बट वीक पाई एक्सेप्टर। स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होता है बट ये होता है वीक पाई एक्सेप्टर। वीक पाई एक्सेप्टर मतलब ये मेटल से कम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को देगा। दैट मीन्स जो PPH3 है वो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स अब जो मेटल है वो ज्यादा बैक डोनेशन करेगी कार्बोनिल्स पे, यानी कि मेटल टू कार्बोनिल ये वाला जो बैक डोनेशन है या बैक बॉन्डिंग है ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी दैट मीन्स कि मेटल का मतलब क्रोमियम का कार्बन के साथ क्रोमियम का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर। कार्बन का और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये हो जाएगा वीक। ठीक है, क्योंकि यही होता है सिनर्जिक इफेक्ट। अगर मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो कार्बन का ऑक्सीजन से जो है वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा कि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है मीन्स ये बॉन्ड लेंथ। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि अगर हमारे पास हमने क्या बोला मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग मतलब ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मतलब बॉन्ड लेंथ कम। तो CrC की बॉन्ड लेंथ तो होगी कम, इसकी बॉन्ड लेंथ तो होगी डिक्रीज, बट कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड वीक हो रहा है। वीक होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ बढ़ना। सो सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बस इतना पता होना चाहिए था कि PPH3 का क्या काम है। PPH3 का काम है मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना बिकॉज इसकी नेचर ऐसी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो मेटल ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, ज्यादा बैक बॉन्डिंग करने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड जो है वो हमारा मेटल का कार्बोनिल के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बट कार्बन का ऑक्सीजन, मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड वीक। वीक का मतलब है बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question states given the initial weight of 1 milligram of radioactive 60 cobalt 27 half life given है 5.27 years, the amount disintegrated in 1 year is कि अगर हमारे पास 1 मिलीग्राम इनिशियल सैंपल है मतलब A जो है इनिशियल वेट 1 मिलीग्राम है, हाफ लाइफ हमें गिवन है T हाफ विच इज 5.27 years। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कितनी अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी।
एक साल में जब टाइम होगा 1 ईयर, तो कितने अमाउंट डिसइंटीग्रेट, मीन्स हमसे एक्स पूछा है। अब ए और एक्स को ना इस तरह से समझ सकते हो। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोबाल्ट 6027 है, ये डिसइंटीग्रेट हुआ। अगर मैंने इसका इनिशियल अमाउंट ए लिया, ठीक है, और अभी मान लो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, तो अभी बिल्कुल भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, अभी अभी हमने इसका इनिशियल अमाउंट लिया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ही डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देगा। जैसे डिसइंटीग्रेट होगा वैसे इसका जो है वो डॉटर न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो लेट्स से हमारे पास एक्स बना। अगर ये एक्स अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुआ, एक्स जो है वो अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड है, एक्स इज अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड, और a माइनस एक्स है हमारे पास अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो ये जो बेसिकली ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है क्लियर होनी चाहिए कि कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया या और कितना अमाउंट बच गए, दो अलग अलग टर्म्स है। कितना डिसइंटीग्रेट हुआ वो x है। अब हमारे पास ये क्या क्वेश्चन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से है, और ये डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। और रेडियो एक्टिविटी जो होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमें पता है कि जो टी हाफ होता है वो सबसे पहली बात तो वो होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा जो होता है वो हमारे पास होता है डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम हाफ लाइफ से लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ हमें गिवन है 5.27 ईयर्स, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ईयर इनवर्स। हमारे पास लैम्डा आ गया और हमारे पास हमने निकालना है एक्स। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग, क्योंकि नेचुरल लॉग की जगह तो हमने 2.303 कर दिया, a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a हमें गिवन है 1 मिलीग्राम, x हमें कैलकुलेट करना है, t हमें गिवन है 1 ईयर, ठीक है, t है 1 ईयर। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन लैम्डा, लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 0.693 अपॉन 5.27 ईयर इनवर्स लॉग a जो है वो हमारे पास 1 है, x हमने कैलकुलेट करना है, सो a अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.123 मिलीग्राम्स। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0.123 मिलीग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। हमें सिर्फ इसमें क्या पता होना चाहिए था कि हमें क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या जो डेटा है वो गिवन है और हमें इसे किस तरह से किस इक्वेशन में हमें यूज करना है। तो एक्स निकालना था, अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड वो हमने कैलकुलेट कर ली है, विच इज 0.123 ग्राम। सो अगर हमारे पास लेट्स से परसेंटेज पूछा जाता तो परसेंटेज भी निकाल देते कि कितनी हमारे पास कितना परसेंट डिसइंटीग्रेशन हुआ है, वो भी निकाल सकते थे। वो कैसे निकलता है, 0.123 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 100, इतना हमारे पास जो है वो इसको अगर 100 में से माइनस कर दोगे तो वो हमारे पास होगा कि कितना डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये एफ ब्लॉक से क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, मींस ये एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एमएसक्यू अबाउट एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स जो होते हैं हमारे पास 5F एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में हम बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है द 5F इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्टिनाइड्स आर बाउंड लेस टाइटली देन 4F इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास 5F है और यहाँ पे हमारे पास होगा 4F। तो 5F जो है वो हमारे पास लेस टाइटली बाउंड होंगे, बिकॉज वहां पे तक जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम पहुंचेगा। सो ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो 5F के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं देन 4F इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। बी है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, तो यस, ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम जो होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर 92 होता है और उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं। यूरेनियम जो है वो लास्ट है जो नेचुरली अवेलेबल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, दिस इज आल्सो करेक्ट कि सारे के सारे एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्टिनाइड्स डू नॉट एग्जिबिट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज जैसे लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होते हैं। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज जो होता है वो बहुत ही ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। जो डिक्रीज साइज डिक्रीज करते हैं नो डाउट, बट बहुत ही ग्रेजुअल डिक्रीज होता है साइज में।
वही सेम हमारे पास एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है कि एक्टेनॉइड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज जो है वो कम होना चाहिए, और होता भी है, बट बहुत ही स्लो डिक्रीज होता है, बहुत ही स्लो डिक्रीज इन साइज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच वी कॉल एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक फिनोमेना है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें लिखे कि एक्टेनॉइड्स जो है वो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, बी एंड सी। और ये क्वेश्चन था गेट 2021 से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।